दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 80 करने वाले हैं सोशल स्टडी की, और ये वर्कशीट आपको 4 फरवरी 2021 को दी जाएगी। तो आज हम जिस पार्ट का अभ्यास करेंगे वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। वैसे ही आपको 1 से 5 तक प्रश्न कैसे दिए गए हैं, MCQ टाइप। बहुत सारे बच्चे बेचारे परेशान हो गए वर्कशीट कर करके, बोल रहे हैं मैम कब तक वर्कशीट आएगी, 5 से स्कूल खुल जाएगा तो वर्कशीट आएगी या नहीं आएगी। तो भाई देख लो, 5 फ़रवरी से स्कूल खुल जाएगा लेकिन फिर भी आपकी वर्कशीट आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि स्कूल में आपको करवाया जाएगा चैप्टर, जो बचा हुआ सिलेबस है वो कराया जाएगा, एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वर्कशीट से ही आपका रिवीजन और पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, और बच्चे परेशान है, इतना सारा लिखना पड़ता है, तो ये समझ लो आपके एग्ज़ाम के लिए ही कराया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफलाइन की ओर जा रहे हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसी में से क्वेश्चन पेपर बन सकता है, इसलिए अभी आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे एग्ज़ाम में उतनी कम दिक्कत होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम दीदी बोलें या मैम बोले, तो आप कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक है, अगर आप दीदी बुलाते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन से पहले आज के टॉप कमेंट में बता देती हूँ। लास्ट वर्कशीट में आपसे मैंने पूछा था कि मिट्टी के प्रकार क्या हैं या मृदा के प्रकार क्या हैं, तो यहाँ 2 बच्चों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया है। ठीक है, एक तो ये विशाल गोयल है, इनका नाम विशाल गोयल लिखा हुआ है, एक्चुअल में इनका नाम क्या है वो इन्होंने बताया नहीं है। आप लोग आंसर के साथ अपना नाम बता दिया करो, जिससे मुझे नाम बोलने में आसानी हो। तो इन्होंने लिखा है मिट्टी के प्रकार, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट, रेतीली, और ठीक है, तो ये अच्छे से लिखा है इन्होंने। और दूसरी हैं यहाँ पे देवांशी मल्होत्रा, इन्होंने अपना नाम लिखा है देवांशी मल्होत्रा, और इन्होंने भी बताया है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय मृदाएं। तो बहुत अच्छे से आंसर किया है, आप भी इसी तरीके से आंसर करिए। ठीक है, और किस सबका नाम एक एक करके ज़रूर आएगा। और बहुत बच्चों ने अच्छे से इंग्लिश में पोइट्री लिखी है, तो उन बच्चों का नाम मैं कम्युनिटी में डालूंगी। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है। प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही सिंपल है। प्राकृतिक मतलब क्या? नेचुरल क्या? जो अपने आप उग जाए, जिसके लिए आपने ना तो कोई दवाई डाली ना बीज डाली, अपने आप उग जाए। और अपने आप देखते हैं ना, बहुत सारी घास अपने आप उग जाती है, कुछ करते नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। सिंपल है। दूसरे प्रश्न में बोला है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? A टुंड्रा, B हिमालय, C मैंग्रोव, या D उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन रबड़ की वनस्पति से संबंधित है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर देना है। वनस्पति जगत तथा का अर्थ होता है विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से, पर्टिकुलर एरिया में जो पौधे उगते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति जगत। और वरन प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्रफल में जानवरों की प्रजाति से, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितने जानवर हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्राणी जगत कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल कौन से राज्य में पाया जाता है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में पाया जाता है आपका सिमलीपाल जीव मंडल। एक बच्चे ने, शैली ने क्वेश्चन किया है कि मैम बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेचुरल पार्क्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो में समझा दूंगी शॉर्ट में। ठीक है, बहुत बड़ा एक एरिया होता है बायोस्फीयर, फिर उसमें नेचुरल पार्क्स क्या होते हैं, रिजर्व एरिया क्या होता है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत बच्चों ने बजट के लिए भी बोला है, तो मैं बजट का भी एक वीकेंड में इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए, यहाँ पे आपसे बोला है त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम। तो लेटेस्ट 2017 का जो डाटा आया था उसमें मिजोरम जो है वो प्रतिशत में, परसेंटेज में अगर आप बोलें तो यहाँ पे 85 समथिंग परसेंट है। ठीक है, 80 प्लस में है, तो 80 प्लस में परसेंटेज में पाया जाता है। मतलब अगर प्रतिशत में आप बोलेंगे ना, वैल्यू में बोलेंगे तो कुछ और होगा, प्रतिशत में बोलेंगे तो मिजोरम इज़ द जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज कवर करता है फॉरेस्ट का। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन 6 में आपको अनुच्छेद दिया था, अनुच्छेद पढ़ के प्रश्न उत्तर देने थे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न उत्तर दीजिए। तो इसमें बोला है भारत के किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ में दे रखा है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। मरुस्थलीय वनस्पति का जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, तो धीरे धीरे जो हमारी वनस्पति है ना वो मरुस्थली की तरह बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्षा दिन ब दिन कम होती जा रही है। दूसरा है मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे ऐसी वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला है मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। जो मरुस्थलीय होता है वहाँ पे क्या होता है, एक पेड़ आपको यहाँ नज़र आएगा, एक पेड़ यहाँ नज़र आएगा, ठीक है, दूर दूर होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। तो इनकी जो जड़ होती है, ये पौधा है तो इसकी जड़ क्या होगी, बहुत लंबी होती है, दूर दूर तक जल की तलाश में चली जाती है, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। तो जो रूट्स होती हैं काफ़ी लॉन्ग होती हैं, काफ़ी दूर दूर तक चली जाती है, किलोमीटर तक पानी की तलाश में। मरुस्थलीय और इसकी पत्तियाँ कैसी होती है, छोटी होती है, जिससे वाष्पीकरण कम हो। पत्तियाँ छोटी और कई बार उनका आकार जो होता है चौड़ा होता है, ठीक है। और मरुस्थलीय वनस्पति में अब पूछा है कांटे अधिक क्यों होते हैं। तो इसका भी यही कारण है कि वाष्पीकरण कम हो और पत्तियां कांटों में बदल जाती है। जो लीव्स होती है ना, कैक्टस की तरह हो जाती है, क्योंकि लीव्स में आपको पता है यहाँ पे छिद्र होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं या छिद्र बोलते हैं। तो वहाँ से वाटर लॉस होता है, वाष्पीकरण होता है। तो पत्तियाँ जितनी छोटी और कटीली होंगी उतना वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए इतना कम पानी मिल रहा है। तो अगर वो भी वाष्पीकरण से निकल जाएगा तो वहाँ बिल्कुल वनस्पति उग ही नहीं पाएगी। तो इसलिए वो अपना स्वरूप ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाता है। आगे बोल रहे हैं हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो हमारे देश में मुख्यतः 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है ज़्यादा पाया जाता है और सबकी अपनी अपनी विशेषता है। अलग अलग यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना यानी पौधों की और जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। अब ये पूछ रहे हैं जो आपके ये हिमालय पर्वत हैं इनके दक्षिणी ढलानों पर, ठीक है, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये उत्तर है तो और ये दक्षिण है, तो यहाँ पे ज़्यादा घनी पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं और उत्तर पे कम क्यों पाए जाते हैं, ऐसा ही आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत की दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों ज़्यादा पाई जाती है, जिसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, दूसरा तापमान। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो क्या है कि देखिए जो उत्तरी क्षेत्र है ना वहाँ पे बर्फ रहती है, वहाँ पे सूर्य का तापमान नहीं पहुँच पाता, लेकिन जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं और यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में नहीं उग पाते, ठीक है। यही कारण है कि दक्षिणी ढलानों पर ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। दूसरा तापमान। प्रत्येक पौधे को अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन के लिए आपको पता है सूर्य संश्लेषण कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको तापमान की आवश्यकता होती है और वो यहाँ पे मिल जाती है लेकिन उत्तरी क्षेत्र में नहीं मिलती। तो दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा तापमान पाया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है और वहाँ पे नहीं पाई जाती है। इसके बाद बोला है वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो भाई वन की तो इतनी खूबियाँ हैं कि हम जितना बताएं उतना कम है, लेकिन फिर भी आपको बताना है। वन राष्ट्रीय संपदा है, यह मानव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी है। एक तो हमारे राष्ट्र की धरोहर है वन, दूसरा ये अलग अलग प्रकार से उपयोगी है। वन उत्पाद व संरक्षण दोनों प्रकार के कार्य करते हुए देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। एक तो वन से हमारा आर्थिक विकास भी होता है और यह हमें सुरक्षा भी देते हैं। वनों से हमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो अगर हम प्रत्यक्ष लाभ या फिर डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करें तो वनों से पर्याप्त मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है और आपको पता है आपके घर में जो लकड़ी है, जितना बेड है, फर्नीचर है, टेबल है, अलमीरा है, सब लकड़ी से बनता है।
और घर बनाने में भी बहुत सारा बल्ली वल्ली लगती है, वो लकड़ी की ही होती है। वनों की लकड़ियों का उपयोग ईंधन, फर्नीचर, खेल का सामान, ठीक है, बल्ला जिससे आप फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, दिया सलाई, कागज आदि वस्तुएं बनाने के लिए भी ये सब लकड़ी का ही काम होता है। जो पेपर जिस पे आप लिखते हैं वो भी लकड़ी से बनता है। वनों से अनेक प्रकार के गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें बांस, बेंत, लाख, राल, शहद, गोंद, चमड़ा, रंगने रंगाई जड़ी बूटियाँ प्रमुख, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट रूप से प्राप्त होती हैं। वनों से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, सैमू, और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। ये हो गए प्रत्यक्ष लाभ। अगर हम अप्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि जो पेड़ होते हैं वो उनकी रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जड़ों को पकड़ के रखती हैं, जिससे बूंदें सीधा जमीन पर गिरने से रोक देते हैं। इसके अलावा वनों द्वारा भूमि की उर्वरता में अत्यधिक वृद्धि होती है। भूमि उपजाऊ होती है क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास, पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि भूमि पर गिरकर सड़कर ह्यूमस बनाकर भूमि को उर्वरक में बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमें वनों से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के कारण क्या क्या हैं और आपको बताना है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि जो आपका ये इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अनबैलेंस होता जा रहा है। तो उसके क्या कारण है, तो देखिए, नंबर 1, पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो अगर डिस्टर्बेंस की बात करें तो वो ह्यूमन डिस्टर्बेंस है। हम लोग क्या करते हैं, अपने रहने के लिए तो सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं। बहुत सारे जो यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग रहते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा है, जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतु या पौधों को लाया जाता है, तब उनमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानीय प्रजातियों की कमी या विलुप्त का कारण बनती हैं। देशज और विदेशज हमने वनस्पति पढ़ी थी, तो कई बार क्या होता है, जब हम किसी विदेशी वनस्पति को लाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड घास भी उग जाती है और जिसकी वजह से वो हमारी कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनती हैं। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर दूसरी जाति पादप भी विलुप्त होने के लगते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कि जैसे एक चीज़ अगर डैमेज होगी तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी चीज़ भी अपने आप डैमेज होने लगेगा। तो ये कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र में बाढ़, दावानल, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन गई हैं। जैसे आप देखते हैं अचानक बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये प्राकृतिक जो संकट हैं ये भी हमारे अनबैलेंस का, प्राकृतिक असंतुलन का काम करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 80। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। आपका लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को जैसे स्टार्ट करें लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको वर्कशीट के अलावा एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी टाइम टाइम पर मिलती रहती हैं। अब आज का क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आप 2, 3, 4 जितनी आपको पता है वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, आंसर जरूर करें।